ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कशन किया था बेसिक इम्पेयरमेंट के हवाले से, और हम दोबारा से अभी क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं आपसे। ठीक है, हम दोबारा से आपसे बात करने जा रहे हैं। अब इन डिटेल हम क्या करेंगे आज की क्लास के अंदर, हम डिस्कस कर रहे हैं किस चीज़ को, वैल्यू इन यूज़ को और फेयर मार्केटेबल लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल को। अब ये तमाम बातें क्या है, हम अज्यूम करते हैं जनाब कि हम एनपी वाले कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हुए, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है हमारा क्यूएमटी का, उसको हम रिकॉल करते हुए हम इस इम्पेयरमेंट को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो मैं बात शुरू करूंगा क्यूएमटी वाले कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू। फर्ज करें अभी हमने व्हीकल परचेज नहीं किया। अगर हम व्हीकल परचेज करते हैं तो हमारी जेब से कितना कैश आउटफ्लो होना है, जरा बताइए आप। 1,300,000। ये व्हीकल हमें हर साल 3-3 लाख रुपए का कैश इनफ्लो जनरेट करके देगा। और क्योंकि इस व्हीकल को हम कमर्शियली यूज कर रहे होंगे, तो हमारा ये सोच है कि हम 5 साल के एंड पे इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। व्हीकल की ओरिजिनल लाइफ तो 5 साल से ज्यादा है, लेकिन हमारे लिए यूजफुल कितना है, 5 साल। तो हम उस यूजफुल लाइफ कितनी मानेंगे, 5 साल। ठीक है जी। अगर एक चीज, एक एसेट की एक्चुअल लाइफ ज्यादा हो और हम उसको कम यूज करना चाहते हो, तो जो एक्चुअल लाइफ होती है उसको हम इकोनॉमिक लाइफ बोलते हैं, और जितना हमारा बिजनेस यूज करने का इंटेंशन रखता है उसको हम यूजफुल लाइफ क्या बोलेंगे। मतलब फर्ज करें व्हीकल की लाइफ तो 10 साल है, लेकिन हमारे बिजनेस की पॉलिसी है कि हम उसको 5 साल में यूज करके डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, फिर तो हमारे लिए यूजफुल लाइफ कितनी होगी, 5 साल। तो फिर हम उसको 5 साल ही डेप्रिशिएट करेंगे, ख्याल रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो अगर हम 5 साल इस एसेट को यूज करते हैं, यूज करके पर ईयर 3-3 लाख रुपए का हमें इनफ्लो मिला, इसी को हम इकोनॉमिक बेनिफिट बोल रहे थे। और 5 साल के एंड पर, 5 साल के एंड पर ये व्हीकल बिक जाएगा। कितने का बिकेगा, 5 लाख। और इसको बेचने के लिए हमें 50,000 रुपए कमीशन देना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल। इसको हमने नाम दिया सेलिंग एक्सपेंस का। ठीक है, तो ये क्या है, रेजिडुअल वैल्यू। ये क्या है, रेजिडुअल वैल्यू। कितनी, 4.5 लाख। ठीक है, कहां पर, एसेट की लाइफ क्या है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है आपको। तो अब वैल्यू इन यूज क्या है, वैल्यू इन यूज इन तमाम कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू का नाम। तो वो वैल्यू इन यूज हम निकालते थे कब, डिसीजन मेकिंग करते वक्त, जब हम एसेट को परचेज नहीं करते, तो उस वक्त हमने इसको वैल्यू इन यूज नहीं बोला, क्योंकि उस वक्त हम निकालते होते थे एनपीवी। तो हम इसको बोलते थे वहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। याद है, तो याद है सबको, आप सबसे पूछ रहा हूँ, याद है। इसको हम बोलते थे, अभी हमने एसेट परचेज नहीं किया, तो फर्ज कर हम ये एसेट परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, गुड, जबरदस्त, सही। मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 13%, 13%। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट 13%। तो अभी हमने एसेट परचेज नहीं किया, हम निकालते हैं 13% पे इन तमाम आइटम्स की प्रेजेंट वैल्यू। 3 लाख इंटू 1.13 की पावर -1, याद होगा। 3 लाख इंटू 1.13 की पावर -2, 3 लाख इंटू 1.13 की पावर -3, 3 लाख इंटू 1.13 की पावर -4, 3 लाख इंटू
1.13 की पावर -5, और जो आखिरी का 4.5 लाख रुपया है, 4.5 लाख इंटू 1.13 की पावर -5। तो क्या आप बता सकते हैं इन सब की प्रेजेंट वैल्यू क्या है? ठीक है जी, क्या आप बता सकते हैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? बताइए। 3 लाख इंटू 1.13 की पावर -1। प्लीज कैलकुलेट यार, कैलकुलेटर आप ढूंढ रहे हैं मेरे ख्याल से घर पे बैठे। कैलकुलेटर साथ रखना चाहिए ना आप। एक बंदे का जवाब आ गया, एक बंदे का जवाब आ गया। इस बंदे के जवाब को मैं वेरीफाई करता हूँ यहाँ पर। हाँ बेटा, 3 लाख इंटू 1.13 की पावर -1। क्या आंसर आया? 265,000, 265,846.73। तो इसको 847 कर दें। 487। तो आंसर क्या आया? 265,487। सेकेंड आंसर बताएंगे आप लोग? 300,000 इंटू 1.13 की पावर -2। हाँ जी, 234,944। 234,944। ऐसे ही बेटा, मैं कैलकुलेट करूं या आप निकाल के बता रहे हैं सही मुझे आंसर? अच्छा जी, 207,915। आगे। हाँ जी, आंसर बोलिए। फोर्थ आंसर क्या है बेटा? फोर्थ आंसर क्या है? 162,000। ये कौन सा आंसर बता रहे हो यार? फोर्थ तो बताओ, फोर्थ का आंसर क्या है? 183,996। फिफ्थ आंसर बताओ। फिफ्थ आंसर क्या है? फिफ्थ आंसर क्या है? 162,287, 828। ये आंसर है। 162,828 ये आंसर है। अच्छा, अब 4.5 लाख की निकालो। 4.5 लाख की निकालो प्रेजेंट वैल्यू। 4.5 लाख की निकालो प्रेजेंट वैल्यू। बेटा 4.5 लाख की निकालो प्रेजेंट वैल्यू। 244,242।
244,242। ठीक है, अब इन सब का सम कर दो बेटा, इन सब का सम कर दो, इन सब का सम कर दो। एक बॉक्स बना रहा हूं, इस बॉक्स का सम कर दो। इस बॉक्स का सम कर दो। बारह लाख 99,412, मतलब प्रेजेंट वैल्यू कम आ रही है, ऐसे ही। अच्छा, तो मतलब हमें ये व्हीकल परचेज करना नहीं चाहिए ना, हमें ये व्हीकल परचेज नहीं करना चाहिए ना। बहुत जबरदस्त। क्या आंसर आया, दोबारा बताइए, क्या आंसर आया? 12 लाख 12 लाख 99,412। अच्छा, ठीक है, ओके। एनपीवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट। ठीक है, समझे बात को? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज थी 12,99,000, 12,99,412, और आउटफ्लोज थे कितने के? 13 लाख। ऐसे ही, जब ये मैंने इम्पेयरमेंट शुरू नहीं किया, मैं आपको इम्पेयरमेंट के पीछे मौजूद कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बेटा। जवाब दे। तो एनपीवी कितने से आई नेगेटिव, बताओ जरा। एनपीवी कितने से नेगेटिव आई जरा बताओ। 588, -588। ठीक है जी, -588। सवाल क्या, हमें ये व्हीकल परचेज करना चाहिए? क्या ये हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? नो, ये इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करनी चाहिए। ये तो हमें बेटा अब सुनो बात को यार, जो मैं करने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी जरूरी बात है, सुनना, उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। ये तो फैसला हमने किया है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, लेकिन फर्ज कर लो अगर हमारी एनपीवी पॉजिटिव आ जाती, तो पॉजिटिव अगर आ जाती तो हम इन्वेस्टमेंट कर जाते ना, कि नहीं कर जाते? बताइए, कर जाते इन्वेस्टमेंट। और अगर इन्वेस्टमेंट करने के बाद हालात चेंज हो जाते, इन्वेस्टमेंट करने के बाद इकोनॉमी डाउन हो जाती, रिसेशन आ जाता, कोरोना आ जाता, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर्टेल हो जाती, मेरे कैश फ्लोज क्या हो जाते? कम हो जाते, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता। अगर ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद होता, शुरू में तो इन्वेस्टमेंट कर ली जब पॉजिटिव थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद हालात खराब हो गए। इन्वेस्टमेंट करते हुए तो मुझे इन्वेस्टमेंट रिकवर होती भी दिखाई दे रही थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद हालात ऐसे हो गए कि अब मुझे इन्वेस्टमेंट रिकवर होती भी दिखाई नहीं दे रही। तो इम्पेयरमेंट का ताल्लुक इन्वेस्टमेंट करने के बाद है। अगर इन्वेस्टमेंट करने के बाद इन्वेस्टमेंट रिकवर होती हुई दिखाई ना दे, तो फिर तो इन्वेस्टमेंट हो चुकी ना बेटा। तो अब लॉस बर्दाश्त करो, उस लॉस को रिकॉर्ड करो बुक्स के अंदर फौरन से। हाँ, एनपीवी कब निकलती है बेटा? एनपीवी निकलती है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। लेकिन फर्ज कर लीजिए एनपीवी पॉजिटिव आ गई, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, और मेरे इन्वेस्टमेंट करने के बाद इकोनॉमी के हालात खराब हो गए, मेरे इन्वेस्टमेंट करने के बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो फिर
यानी इन्वेस्टमेंट करने के बाद एनपीवी नेगेटिव हो गई, इन्वेस्टमेंट करने के बाद एनपीवी नेगेटिव हो गई। सोचिए तो क्या होगा, जवाब का मुंतजिर हो। तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर एनपीवी नेगेटिव हो गई तो मतलब क्या है, एसिड इज इम्पेयर्ड। हो सकता है कि आपका एसिड इम्पेयर हो, तो फिर उसी लॉस को रिकॉर्ड करना है। उसी लॉस को मैं इम्पेयरमेंट लॉस बोल रहा हूं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में। इन्वेस्टमेंट होने के बाद लॉस हुआ है, इन्वेस्टमेंट होने के बाद एनपीवी नेगेटिव हो गई है, इन्वेस्टमेंट होने के बाद इन्वेस्टमेंट रिकवर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। कुछ समझे बात को या नहीं? अच्छा, अब बात यह है कि शॉर्टकट्स भी तो आने चाहिए ना। फिर मैं आता हूं इस टॉपिक पे दोबारा, इन्वेस्टमेंट अभी हम करते हैं, इस टॉपिक पे दोबारा आते हैं, लेकिन पहले शॉर्टकट जरा डिस्कस कर ले। ये जब मैंने इतनी लंबी चौड़ी वर्किंग की है पिछले पेज पर, एक एक आइटम की अलग से निकाली है प्रेजेंट वैल्यू, मैं इसके लिए एन्युटी का फॉर्मूला भी तो इस्तेमाल कर सकता था। जब तमाम कैश फ्लो इक्वल साइज के हैं तो मैं एन्युटी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता था। यस और नो, बताइए। बिल्कुल। तो अब अगर मैं इसी एनपीवी को वर्कआउट करता हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, और अगर मैं इसको इन शॉर्ट वर्कआउट करता हूं, इन शॉर्ट वर्कआउट करता हूं कैसे, 3 लाख की 5 सीरीज ऑफ पेमेंट्स हैं, 1 - 1.13 की पावर -5। तो सर ऐसी 5 पेमेंट डिस्काउंट करवानी है, डिवाइड करना है 0.13 से, इससे तो मिल जाएगी मुझे 3-3 लाख की प्रेजेंट वैल्यू। अब क्या बचेगा, प्लस करना है इसमें 4.5 लाख। सर 4.5 लाख की निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू, 1.13 की पावर -5। जवाब दो। और क्या किया, माइनस करवाना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, कितना, 1 मिलियन 300,000। तो बताओ जरा क्या आंसर वही आ रहा है? इस पूरे का आंसर वही आएगा, 12,99,400। बताओ 12, इसमें से माइनस किया आपने 13 लाख, तो आंसर क्या आना चाहिए, माइनस का 588। जवाब दीजिएगा बेटा सब लोग। ठीक है बेटा, बताइए, जवाब दीजिए। तो यही आंसर आया है, कंफर्म कर दीजिए। यस, ओके, बेहतरीन। तो ये शॉर्टकट भी हमें आना चाहिए। चले, यहाँ तक तो ये एक बात हमें समझ में आ गई, कुछ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लिए जो हमें आने चाहिए इसके लिए। अब मेरी बात मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ, अगले पेज पर पढ़ा लीजिए। ठीक है, अगले पेज। 13 लाख रुपए।
3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, और आखिर में रेजिडुअल वैल्यू 5,50,000 रुपए, और 50,000 रुपए कमीशन वगैरह, सेलिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो अमाउंट कितना आया? 5 लाख रुपए। ठीक है, अब आप मुझे 13% पे इसकी एनपीवी निकाल के बताइए दोबारा से। सब लोग मुझे 13% पे इसकी दोबारा एनपीवी निकाल के बताइए। हाँ, ये सब लोग बताइए, एनपीवी निकाल के बताइए। जवाब नहीं मिल रहा आपकी तरफ से, बता। 13,26,549। सब लोग बताइए। ये तो इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू है ना, इसमें 13 लाख माइनस करें तो एनपीवी पॉजिटिव आएगी। एनपीवी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। हाँ जी, एनपीवी पॉजिटिव आ गई। हाँ जी, गुड, जबरदस्त, एनपीवी पॉजिटिव आई, बेहतरीन बात कर दी भाई। क्या करें अब बताइए, अब डिसीजन ले लें खरीदने का इसको। अब ये गाड़ी खरीद ली जाए, इन्वेस्ट कर दी जाए, क्या कहते हैं? अब ये गाड़ी खरीद ली जाए, इन्वेस्ट कर दी जाए, बोलिए। अच्छा जी, बेहतरीन, जबरदस्त, ओके। चले मैं इसकी शॉर्ट वर्किंग कर लेता हूँ, यहाँ पर आप लोग फॉलो कर लें उस वर्किंग को। मैं कहता हूँ प्रेजेंट एनपीवी बराबर है 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1.13 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.13 प्लस 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.13 की पावर -5, और माइनस क्या कर दिया आपने? 13 लाख। ठीक है जी, तो आपके पास इसका आंसर क्या आया था बेटा? बताइए। 13,26,539। माइनस क्या कर दिया आपने? 13 लाख। आंसर क्या है आपके पास एनपीवी का? 26,539। तो बेटा एनपीवी क्या हो गई? एनपीवी पॉजिटिव हो गई। प्रोजेक्ट क्या हो गया? विएबल हो गया। यानी इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा देना चाहिए, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। यस, तो अब फर्ज करने के हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, और जैसे ही बेटा हमने इन्वेस्टमेंट कर दी,
तो हमने इस गाड़ी को परचेज कर लिया। क्या परचेज? जवाब दो। हमने एंट्री पास की। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको परचेज किया 1 जनवरी 2019 को, और हमने कहा व्हीकल डेबिट 13 लाख से और कैश या बैंक क्रेडिट 13 लाख से। ठीक है जी। तो ये अकाउंटिंग का मैंने ताल्लुक जोड़ लिया किससे बेटा? एनपीवी से। ठीक है, समझ में आई बात? कि वहां हम खाली डिसीजन ले रहे थे, यहाँ पर हमने डिसीजन भी लिया, जब व्हीकल परचेज किया तो उसकी डबल एंट्री पास कर दी। तो इसका मतलब जब अकाउंटिंग में 13 लाख का व्हीकल परचेज कर लिया तो इसका मतलब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट 13 लाख की इन्वेस्टमेंट शो कर रहे हैं गाड़ी के अंदर, कि हमने गाड़ी में 13 लाख रुपए लगाए हुए हैं, ये 13 लाख रुपए हमें रिकवर होने चाहिए, और इसकी रिकवरी हमें पॉजिटिव दिख रही थी तो हमने पैसा इन्वेस्ट किया। ऐसा ही ना? ऐसे नहीं? जवाब दीजिए बेटा प्लीज। सही है? बात समझ में आती है? अब बताइए हम कहां पहुंचे ईयर एंड पर। अकाउंटिंग के लिहाज से 31 दिसंबर ईयर एंड मान लेते हैं, तो जरा बताइए ईयर एंड पर अब हमें क्या करना चाहिए? 31 दिसंबर 2019 पे क्या करना चाहिए? बोलिए, बताइए। इस डेट पे इस एसेट के मुतालिक क्या काम करना चाहिए? गुड। इस पे चार्ज करें सर डेप्रिसिएशन। कोई निकाल सकता है आप में से डेप्रिसिएशन? बताइए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation credit। कोई निकाल सकता है आप में से डेप्रिसिएशन कितनी निकलेगी? बताइए। बता सकता है आप में से कोई डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी बनेगी? आप में से कोई बता सकता है? आप में से कोई बता सकता है कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी बनेगी? तलहा का आंसर 1,60,000, अनस का आंसर 1,60,000। और कोई बेटा? और कोई? क्या कॉस्ट है? इनिशियल मेजरमेंट किस पे हुई है? कॉस्ट पे हुई है ना। 13 लाख कॉस्ट है ना एसेट की, तो हम पहले साल पे इसको कॉस्ट पे डेप्रिशिएट कर रहे हैं। और अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हम कॉस्ट पे डेप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू है तो फिर हम उसको डेप्रिशिएट होने नहीं देंगे। हम क्या करेंगे? हमने कहा 13 लाख कॉस्ट है सर, उसमें से हमने माइनस की रेजिडुअल वैल्यू कितनी? 5 लाख, और डिवाइड कर दिया किससे? लाइफ से 5 साल। तो क्या आंसर आया? 1,60,000। क्लियर बेटा? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर, जबरदस्त, बेहतरीन। अब आप बताइए कि 31 दिसंबर पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अभी तक के हिसाब से कितनी डब्ल्यूडीवी जानी चाहिए? अभी तक के हिसाब से सबसे पूछ रहा हूँ, सब पार्टिसिपेट कर। 13 लाख से एसेट कैपिटलाइज है, 1,60,000 की आपने चार्ज कर दी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन। यस, व्हाट इज द डब्ल्यूडीवी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? What is the WDV in the books of accounts? 1,140,000, 11,40,000। यही जबरदस्त। तो अगर मैं 11,40,000 को ले जाता हूं बेटा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, तो इसका क्या मतलब हुआ? कम से कम मुझे इस एसेट से 11,40,000 का मुस्तकबिल में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, यस और नो? लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मेरा इकोनॉमिक बेनिफिट 11,40 से क्या है? कम है, मेरा इकोनॉमिक बेनिफिट 11,40 से कम है, तो क्या मुझे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 11,40 रिपोर्ट करने या कम वाला अमाउंट रिपोर्ट करना? कम वाला। तो अगर मैं इस एसेट को इस 11,40 से नीचे लाता हूं मजीद, तो ये नीचे लाना क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन या इम्पेयरमेंट? इम्पेयरमेंट। ठीक है जी। तो ये बात समझ में आती है आपको? जबरदस्त, बेहतरीन तरीके से। अच्छा जी, ओके। अब हम ये जानना चाहते हैं
कि अब जरा देखिएगा, ठहरिएगा और समझिएगा बात को। मैं दोबारा पीछे आता हूं, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर अब इस एग्जाम्पल को दोबारा देखिएगा। एनपीवी मैंने यहां निकाली बेटा 0 पर, सही है। एनपीवी मैंने कहां निकाली? 0 पे निकाली ना। एनपीवी कहां निकाली? 0 पर निकाली। तो अब जब मैं एसिड परचेज कर चुका था तो मैं यहां से यहां आ गया हूं। जवाब दें। मैं अब 1 साल गुजार चुका हूं, एसिड की 1 साल की लाइफ कंज्यूम कर चुका हूं। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की बेटा, जवाब नहीं मिल रहा आपकी तरफ से। हाँ, तो इसका मतलब मैं 1 साल का इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर चुका हूं। यस और नो? पहले 3 लाख रुपए का इनफ्लो मेरी जेब में आ चुका है। पहले 3 लाख रुपए का इनफ्लो मेरी जेब में आ चुका है, ठीक है। और डेप्रीसिएशन उस इनफ्लो के अगेंस्ट क्या है? कॉस्ट है। तो ये 3 लाख रुपए मेरी एसओसीए में मौजूद होंगे, रेवेन्यूज के अंदर कुछ एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, या ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या कहते हैं, या क्या कहते हैं आपके कुछ एक्सपेंसेस आपके एडमिन कॉस्ट का पार्ट भी होंगे। तो बताने का मतलब यहाँ पर ये कि भाई ये इनफ्लो आपके पास, लेकिन इस इनफ्लो को हासिल करने की एक कॉस्ट और है, 1,40,000, वो भी इससे मैच होगी कहाँ पर? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो पहला इनफ्लो आ गया, पहले इनफ्लो से पहले साल की कॉस्ट क्या कर गई? मैच कर गई। अभी मुस्तकबिल में 4 इनफ्लोज आना बाकी है, यस और नो? और ये 4 इनफ्लोज मैं रिकवर कैसे कर पाऊंगा? यूज करके या बेच कर? यूज कर। तो अगर मैं पहले साल के एंड पर, सुनिएगा गौर से, सुनिएगा बात को, अगर मैं अब पहले साल के एंड पर रिमेनिंग कैश फ्लोज की निकालता हूं प्रेजेंट वैल्यू, अब अगर मैं पहले साल के एंड पर रिमेनिंग कैश फ्लोज की निकालता हूं प्रेजेंट वैल्यू, जिसमें 5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू भी शामिल होगी, एनुअल वैल्यू की, तो उस प्रेजेंट वैल्यू को क्या बोलूंगा मैं? वैल्यू इन यूज। क्या बोलूंगा? वैल्यू इन यूज। सिनेरियो दोबारा डेवलप कर रहा हूं आपके सामने, सिनेरियो दोबारा डेवलप कर रहा हूं आपके सामने, जरा देखिएगा और बताइएगा। जीरो 1, इस 1 को बोल रहा हूं मैं रिपोर्टिंग डेट। क्या बोल रहा हूं? रिपोर्टिंग डेट, जहां पे मुझे बनानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसओएफ बनानी है मैंने। ठीक है जी। अब बाकी कितना बच रह गया? 2, 3, 4 और 5। तो अगर मैं यहां हूं तो यहां पर मुझे 3 लाख का कैश इनफ्लो मिलना है, यहां मुझे 3 लाख का कैश इनफ्लो मिलना है, यहां मुझे 3 लाख का कैश इनफ्लो मिलना है, यहां मुझे 3 लाख का कैश इनफ्लो मिलना है, और नेट आखिर में मुझे कितना मिलना है? 5 लाख मिलना है। तो मुझे यहां फैसला करना है किस चीज का? कि जब रिपोर्टिंग डेट है, रिपोर्टिंग डेट पर रिकवरेबल अमाउंट कितना है। जहां मैंने एसेट रिपोर्ट करना है वहां रिकवरेबल अमाउंट कितना है। तो अब चूंकि मैं एसेट खरीद चुका हूं, चूंकि एसेट में परचेज कर चुका हूं, मैं उसको 1 साल कंज्यूम कर चुका हूं, तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे रिकवर करने के। या तो मैं रिमेनिंग 4 साल लाइफ कंज्यूम करूं ऐसे ही, और एसेट को यूज करके अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर करूं। जवाब नहीं मिला बेटा, जवाब दे। तो अगर मैं क्या करता हूं, ये 3 लाख, ये 3 लाख, ये 3 लाख, ये 3 लाख और ये 5 लाख, अगर मैं इन 4 चीजों की, यानी 4 पॉइंट्स पे मौजूद इनफ्लोस की निकालता हूं प्रेजेंट वैल्यू, तो इसको बोलूंगा वैल्यू इन यूज। क्या बोलूंगा? वैल्यू इन यूज। चले एक काम करते हैं, अब मान लीजिए, ठहरिएगा जरा, बात सुनिएगा गौर से। अब इंपेयरमेंट के लिए कोई निशानी, देखिए बीमारी की कोई अलामत होती है कि नहीं होती अलामत? हमजा मैं अभी 13% यूज नहीं कर रहा। बीमारी की कोई अलामत होती है कि नहीं होती? अलामत होती है ना बेटा, बीमारी की अलामत होती है।
हमदा सवाल है कोई तो मैं आपको क्या करूं? अच्छा जी बेटा, हमदा सवाल भी। हमजा जी, हमजा बेटा आवाज नहीं आ रही बेटा। सवाल नहीं है। अच्छा मैं क्या बोला, बीमारी की कोई अलामत होती है कि नहीं होती अलामत? तो बीमारी की अलामत क्या है? बीमारी की अलामत यह है बेटा कि आप इकोनॉमी डाउन हो गई, तो अब हमारे कैश फ्लोज जो है पर ईयर 3-3 लाख नहीं रहे बल्कि इससे भी कम हो गए। ये अलामत है, क्योंकि रिसेशन आ गया तो हमने जो इनफ्लोज एक्सपेक्ट किए थे वो नहीं मिल पा रहे, उससे भी कम मिल पा रहे। एक इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है, तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो चुका है। तो अब इंटरेस्ट रेट जो है वो, मान लीजिए पहले साल तक तो इंटरेस्ट रेट 13% था, अब मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 16% हो गया है। तो ये इंटरेस्ट रेट में बड़ा मेजर चेंज आ गया, आया कि नहीं आया? जवाब दे बेटा। तो इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाना, इकोनॉमी का रिसेशन में चले जाना, ये सब कुछ अलामात हैं और ये मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, इंपेयरमेंट टेस्टिंग करूं। समझे बात को? अब फर्ज करें मैं निकालना चाहता हूं वैल्यू इन यूज। ये मैंने अज्यूम किया है कि पिछले साल के, यानी पिछले साल इंटरेस्ट रेट, जब मैं जिस वक्त मैं इस एसेट को खरीदने का डिसीजन ले रहा था उस वक्त इंटरेस्ट रेट 13% था, और जिस वक्त मैं इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहा हूं उस वक्त इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, चेंज हो गया। कुछ समझे बात या नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो प्रेजेंट वैल्यू कम हो गई, और प्रेजेंट वैल्यू अगर कम हो गई तो इसका मतलब ये है कि अब जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो हो सकता है उतनी ना आए जितने मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो अब सोचिएगा जरा मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं सबसे पहले निकालने जा रहा हूं वैल्यू इन यूज। अब वैल्यू इन यूज क्या है जरा देखिएगा। ये 3-3 लाख रुपए की कितनी इनफ्लोज है? 4 इनफ्लोज है। इनकी निकाल लेते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू, 1 माइनस 1.16 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.16, और प्लस कर देते हैं इसमें 5 लाख की प्रेजेंट वैल्यू को, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1.16 की पावर -4। तो बता दीजिए यहां पर के आंसर क्या आएगा? सब लोग बताइए। 11,15,600। सब लोग वेरीफाई कीजिए कि आंसर यही है। ग्यारह लाख 15,600। ये क्या आ गई बेटा? इसको क्या बोलूं मैं? वैल्यू इन यूज बोलूंगा। सही है, इसको क्या बोलूंगा? वैल्यू इन यूज बोलूंगा। सही है बेटा, बोलिए। गुड। ये एक तरीका है रिकवरी करने का। एक और पॉइंट है कि जहां मैं पहला साल एंड कर रहा हूं, मैं अपना अमाउंट इस साल भी तो रिकवर कर सकता हूं। कैसे? व्हीकल को बेचकर। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है। अब अगर आज की डेट पर मैं ये एसेट बेचता हूं तो मुझे मार्केट में वैल्यू मिल रही है 11,50,000, और मुझे इस गाड़ी को बेचने के लिए जो खर्चे करने पड़ेंगे, सेलिंग एक्सपेंस करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 30,000। तो मेरी जेब में नेट कितना आएगा? नेट आएगा 11,20,000। बोलिए। तो पहले साल के एंड पर
पहले साल के एंड पर अगर मैं गाड़ी को इस्तेमाल करके इकोनॉमिक बेनिफिट लेता हूं तो रिकवरी 11,15,600 रुपए है। और अगर मैं गाड़ी को बेचने का डिसीजन लेता हूं तो रिकवरी 11,20,000 रुपए है। तो बताइए वैल्यू इन यूज या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में से मैं रिकवरेबल अमाउंट किसको मानूं? किसको मानूं? फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल को। ख्याल रखिएगा ये सिर्फ फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है, फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है। गाड़ी की मार्केट वैल्यू 11,50,000 रुपए, इसको इस 11,50,000 को हासिल करने के लिए मुझे जेब से 30,000 खर्च करने पड़ेंगे। तो फिर नेट मेरी जेब में क्या है? एनआरवी की तरह है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू की तरह है। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंस, बिल्कुल वैसे से एनआरवी निकालते थे किसी जमाने में आप। तो 11,50,000 रुपए जेब में लाने के लिए 30,000 जेब से खर्च करने पड़ेंगे। तो नेट मेरी जेब में क्या आया? नेट मेरी जेब में 11,20,000 रुपए आया। तो जरा बताइए 11,20,000 और 11,15,600 में से हायर कौन सा है? 11,20,000। तो रिकवरेबल अमाउंट कौन सा बनेगा? 11,20,000। करेक्ट? करेक्ट? चलिए अच्छा, अब जरा देखिएगा बेटा, इस बात को समझिएगा। अब आपके सामने कुछ वर्किंग करना। कॉस्ट 13 लाख लेस accumulated depreciation कितनी? 1,60,000। जवाब दें। कैरिंग अमाउंट कितना? कैरिंग अमाउंट कितना? कैरिंग अमाउंट कितना? 11,40,000। अब इस कैरिंग अमाउंट से मैच करना है किसको? इसमें से लेस करवाइए क्या? रिकवरेबल अमाउंट। ऑप्शन नंबर 1 वैल्यू इन यूज। बताइए वैल्यू इन यूज कितनी है? 11,15,400। जवाब दें। यही 600। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितना? रुपीस 11,20,000। इन दो में से हायर कौन सा? हायर ऑफ अबव। इनमें से हायर क्या बना? रिकवेबल अमाउंट बना, जो कि क्या कहलाएगा? 11,20,000। जवाब दे बेटा, 11,20,000 सही है। तो आज मेरे पास कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप्शन माइनस करने के बाद जो कैरिंग अमाउंट है वो 11,40,000 है, और मेरे पास जो रिकवरी है वो 11,20,000 है। तो when carrying amount exceeds the recoverable amount, the asset said to be what? Impaired। तो asset impaired है। कितने से impaired है? asset impaired है कितने से? 20,000 से। बुक आप क्या करें? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 20,000 का इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करें, बुक करें, रिकॉर्ड करें। इसका मतलब क्या हुआ? जवाब दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ? 31 दिसंबर 2019 को एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट इम्पैक्ट गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 20,000 से। अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्रेडिट एक और कॉन्ट्रा आ गया 20,000 से कि एसेट की WDV में से मजीद 20,000 को कहा ना जाने दो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में,
क्योंकि इस 20,000 को हम रिकवर होता हुआ नहीं देख पा रहे फ्यूचर में, तो एसेट की WD में मौजूद ये 20,000 रुपए, इनका इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, लिहाजा वो इकोनॉमिक बेनिफिट जाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस 20,000 को जो एसेट की WD में मौजूद है, इसको हम एसेट के तौर पे शो नहीं कर सकते कहां पर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। क्या ये बात क्लियर हुई सब लोगों को? और अब आप जब बनाएंगे SFP, जरा सोचिए SFP में क्या लिखेंगे आप? एसेट की कॉस्ट 13 लाख, उसमें से लेस करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी, 1,60,000, और उसमें से लेस करेंगे अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट कितनी, 20,000। तो अब जो WDV जाएगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, वो कितनी जाएगी, 11,20,000, जो कि एग्जैक्टली बराबर होगी रिकवरेबल अमाउंट के। ठीक है जी, बात क्लियर? सात आवाज सही है बेटा? क्या हमेशा जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, क्या हमेशा जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैरिंग अमाउंट जाएगा वो हमेशा रिकवरेबल अमाउंट के बराबर होगा? सबसे बात कर रहा हूं, सबसे सवाल कर रहा हूं। जवाब जबरदस्त फुजैल, जबरदस्त। अगर एसेट इंपेयर होगा तो इंपेयरमेंट चार्ज करने के बाद जो रिकवरेबल, जो कैरिंग अमाउंट होगा, वो कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट के बराबर होगा। जबरदस्त। हर केस में नहीं, हर केस में नहीं। अगर एसेट इंपेयर नहीं है, फर्ज कर लें कि अगर रिकवरी 12 लाख रुपए होती, तो क्या हम एसेट को इंपेयर करते? नहीं करते। हम 11,40,000 को ले जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो जब एसेट इंपेयर है तो फिर उसको इंपेयरमेंट लॉस चार्ज करने के बाद जो WDV आ रही है, जो कैरिंग अमाउंट आ रहा है, वो किसके बराबर होगा? रिकवरेबल अमाउंट के। अगर एक एसेट इंपेयर्ड नहीं है और उसकी रिकवरी उसके मौजूदा कैरिंग अमाउंट से भी क्या है, ज्यादा है, तो फिर आमतौर पर आप जो कैरिंग अमाउंट होता है उसी को रिपोर्ट कर देते हैं। ऐसा? जवाब दें बेटा, क्या मेरी गुफ्तगू समझ में आती है आप लोगों को बेटा? ठीक है जी। अब पहुंचे बेटा, कहां पहुंचे? अब अगले साल पहुंच जाते हैं। अगले साल पहुंचे 31 दिसंबर 2020। यहां चार्ज करनी है डेप्रीसिएशन। किस पर? यहां चार्ज करनी है डेप्रीसिएशन, करनी है चार्ज डेप्रीसिएशन, अगले साल की डेप्रीसिएशन। जरा बताइए अब अगले साल डेप्रीसिएशन क्या होगी? तो बताया था ना आपको कंडीशनल फॉर्मूला, याद है? हमने कहा था कंडीशनल फॉर्मूला। लेक्चर अगर मैंने शुरू में इसलिए बेसिक पढ़ाई है ताकि भाई कोई बात ऐसी ना रह जाए। कुछ बातें आईए वाली भी रिवाइज करवानी पड़ गई आपको। तो कंडीशनल फार्मूला अगर याद होगा तो यहाँ पर अब अप्लाई होगा कंडीशनल फार्मूला। क्यों? क्योंकि एसिड इंपेयर हो चुका है। वो कंडीशन मैंने लिखवाई थी वहां पर, रिमेनिंग वैल्यू फार्मूला। जवाब दीजिए। तो कोई है आप में से जो निकाल के बता दे मुझे ईयर 2020 की डेप्रीसिएशन? है कोई मर्द मुजाहिद आप में से जो निकाल के दिखा दे ईयर 2020 की डेप्रीसिएशन? बताइए जरा। आप 2020 में जो सेकंड ईयर एंड हुआ है, जहां पर एसिड के लाइफ के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, उन 2 साल के एंड पर कितनी डेप्रीसिएशन चार्ज होनी चाहिए? बोलिए। हाँ जी, एंट्री बनेगी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। जवाब दो। अब बताओ WDV क्या थी एसेट की?
WDV क्या थी एसेट? WDV थी 11,20,000, लास्ट ईयर के एंड पे तो रिपोर्ट हुई। इसको बोलेंगे कैरिंग अमाउंट WDV। इसमें से लेस कर देंगे हम रेजिडुअल वैल्यू, कितनी? 5 लाख, और इसको डिवाइड कर देंगे हम रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ठीक है, क्या आंसर आया बताइए? 1,55,000। जबरदस्त, बेहतरीन बात, सब लोगों ने आंसर वर्कआउट कर लिया। अब एक सवाल का जवाब दे सब लोग मुझे, एक सवाल का जवाब दे सब लोग मुझे। इंपेयरमेंट चार्ज नहीं हुई थी तो पर ईयर डेप्शन कितनी आ रही थी? जब इंपेयरमेंट चार्ज नहीं हो रही तो पर ईयर डेप्शन कितनी आ रही थी? और अब इंपेयरमेंट चार्ज होने के बाद पर ईयर डेप्शन कितनी आ रही है? इंपेयरमेंट चार्ज होने से पर ईयर डेप्शन कितनी आ रही है? 1,55,000 आ रही है। कितने से कम आ रही है? कितने से कम आ रही है? ये 5,000 कहां गए? ये 5,000 अब आइंदा 4 जो साल रह गए थे ना, अब 4 जो रिमेनिंग 4 साल रह गए थे, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, अगर इन चारों साल की पर ईयर डेप्शन में से 5,000 कम हो गए हैं, तो वो 5,000 को जरा 4 बार सम करके देखो, 5 into 4, तो आंसर क्या बनेगा? 20 बनेगा। जरा चेक करो। यानी अगर ये एसेट इंपेयर ना होता, सुनो बात को, बड़ी कीमती बात कर रहा हूं, अगर ये एसिड इंपेयर ना होता, सुनो बहुत कीमती बात है, तो ये 20,000 WDV का पार्ट होते, तो ये 20,000 WDV का पार्ट होते, और WDV 11-20 नहीं 11-40 होती। जब WDV 11-40 होती, उसमें से 5 लाख माइनस करते, डिवाइड बाय 4 करते, आंसर 1,55 नहीं 1,60 आता। यस और नो? चेक करके देखो। 11-40 माइनस 500 डिवाइड बाय 4 करके देखो, तो 1,60 आता आंसर। अब क्योंकि WDV में से 20,000 निकल गए हैं, तो ये 20,000 डिवाइड बाय 4 नहीं हो पा रहे, तो इंपेयरमेंट चार्ज से क्या हुआ? हमारे एसेट का कैरिंग अमाउंट वक्त से पहले एक्सपेंस बन गया, वक्त से पहले एक्सपेंस बन गया। अगर ये एसेट इंपेयर ना होता, तो ये 20,000 रुपए भी क्या होते? डेप्रिशिएट होते। और ये 20,000 को डिवाइड बाय 4 करो, तो इस 20,000 के भी 4 हिस्से बनते, और वो हर हिस्सा जो कि 5,000 रुपए, वो किसका पार्ट होता? वो डेप्रीसिएशन का पार्ट होता। होता कि नहीं होता? और अगर ये एसिड इंपेयर ना होता, तो ये 20,000 डेप्शन, ये 20,000 डिवाइड बाय 4 भी डेप्शन का पार्ट होता, और हमारी डेप्शन जो है वो 1,55 नहीं 1,60 होती। यस और नो बोलिए। तो इंपेयरमेंट ने क्या कर दिया? इंपेयरमेंट ने हमारी मुस्तकबिल की डेप्रीसिएशन को बढ़ा दिया या कम कर दिया? इंपेयरमेंट ने हमारी फ्यूचर की डेप्शन को बढ़ा दिया या कम कर दिया? कम कर दिया। यानी डेप्रीसिएशन का वो पोर्शन जो वक्त से पहले क्या बन गया? एक्सपेंस बन गया, बगैर कंज्यूम हुए। डेप्रीसिएशन का वो पोर्शन जो वक्त से पहले क्या बन गया? एक्सपेंस बन गया, बगैर कंज्यूम हुए। क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसे ही क्लियर? गुड, जबरदस्त। तो क्या यहां तक सबको बात क्लियर हुई है? चले, तो ये मैंने आज आपको तफसील से इम्पेयरमेंट के मुतालिक समझाया कि देखो इम्पेयरमेंट जो है इन्वेस्टमेंट होने के बाद की बात है। अगर एनपीवी शुरू में ही नेगेटिव आ जाए तो हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट हो गई तो अब हम सोचते हैं कि यार ये पैसा वापस कैसे आएगा। और अगर ये हमें जो कैरिंग अमाउंट बच गया एसेट का,
वो हमें पूरा अगर रिकवर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा तो फिर समझ लो जितना अमाउंट से जो पोर्शन रिकवर नहीं हो पा रहा वो हमारे लिए क्या हो गया, इम्पेयरमेंट लॉस हो गया, खत्म हो गई बात। तो कोई बड़ी चीज नहीं है इम्पेयरमेंट यार, बड़ा लॉजिकल और बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर इसको अपने पिछले कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करके पढ़ा जाए, क्या ख्याल है? ऐसा ही है। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको आज की क्लास में एक बेसिक समझाई। इसके ऊपर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंड करता हूँ, ग्रुप में सब मौजूद है ना। तो फुजैल बेटा तुम क्या करना, पता नहीं तुम ग्रुप में हो कि नहीं हो, तो जरा इन स्टूडेंट से कांटेक्ट में रहो, ये तुम्हें ग्रुप में ऐड कर देंगे। तला बेटा इसका फुजैल का नंबर लेके इसको ग्रुप में ऐड कर देना, ठीक है? ओके बेटा, तो मैं इसको फिलहाल स्टॉप करूंगा, मैं वहां पर आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंड कर दूंगा इसके हवाले से, ठीक है? इंशाल्लाह फिर कल इसके ऊपर मजीद बात करेंगे।